नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बी इन्फिनिटी सक्सेस जोन यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं और आज हम आपके सामने जो टॉपिक लाए हैं शाह आयोग के बारे में कि शाह आयोग क्या है, ठीक है, और इसने क्या कार्य किया था आपको बता देते। शाह आयोग इस समय बहुत सारे बच्चों को, जैसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि शाह आयोग क्या है अथवा क्या है। 1975 का जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो दुराचार किया गया था, कदाचार किया गया था, इसका मतलब है इमरजेंसी, आपातकाल लागू किया गया था, उसके बारे में बताइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बोला तो मैंने बोला चलो इसके बारे में भी बताते हैं। तो यहाँ पे शाह आयोग मैं आपको बता देता हूँ शाह आयोग क्या है। शाह आयोग की स्थापना आपातकाल के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना आपातकाल के दौरान की गई थी। 1975 में ही शाह आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो यहाँ पे जब शाह आयोग की स्थापना की गई थी तो इसमें बोला कि ये इंदिरा गांधी के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी शाह आयोग के द्वारा। ये किसके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी? इंदिरा गांधी के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। इंदिरा गांधी को बोला गया कि आप अपनी शक्ति का ठीक है अथवा सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग किया जा रहा है, किया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है, जिसमें दुरुपयोग, अतिचार, कदाचार, व्यभिचार और विविध पहलुओं की जांच की जाएगी, जो कि सत्ता में रहते हुए यहां पे इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इंदिरा गांधी ने अपने पावर का पूरा इस्तेमाल किया था। पावर का इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, ये पावर का इस्तेमाल इसलिए किया गया था, इंदिरा गांधी हार रही थी अपनी अमेठी की सीट से। अपनी अमेठी की जो सीट है उस सीट से इंदिरा गांधी हार रही थी। तो उसलिए इन्होंने क्या किया, एक पिटीशन दायर होती है कोर्ट में 1951 का जो एक्ट है उसके तहत। तो आपको बता देता हूं उस समय इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने पावर का कैसे इस्तेमाल कर रही है इंदिरा गांधी, आप देख लीजिए। पावर को इस्तेमाल किया उन्होंने प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा। ठीक है, इस एक्ट को लागू किया गया था 1951 में। एक्ट 11वां एक्ट है ये, ठीक है, और साथ में सेक्शन 100 है। सेक्शन 100 के तहत इन्होंने क्या किया, एक एक्ट पारित कर दिया। जैसे इन्होंने क्या किया कि जब ये हार रही थी तो इन्होंने, जैसे अभी ममता बनर्जी ने किया, उस समय इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा पिटीशन दायर कर दिया कि भाई आपको 45 डेज का टाइम दिया जाता है, 45 दिनों का टाइम दिया जाता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी अगर पार्टी जीत रही है या उसका जो मुख्य व्यक्ति हार गया हो तो उसको 45 दिन का टाइम दिया जाता है कि 45 दिन में अपना बहुमत यहाँ पे साबित कर दिया जाए, और 6 महीने के लिए उसको प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री के पद पे रहने का अवसर दिया जाता है, चांस दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये क्या था, इसमें आपातकाल का जो तात्पर्य था, आपातकाल का जो मुख्य तात्पर्य ये था कि 1975 से लेके 1977 तक, 1975 से लेके 1977, मेरी बात सुनते रहिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे 1975 से 1977 तक इन्होंने क्या किया, किस प्रकार भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया है। यहाँ पे क्या था, जो भारतीय नागरिक थे, ठीक है, जो भारतीय नागरिक थे तो उनके क्या है कि मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा था, अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा था। ठीक है, जिसमें क्या था, जिसमें प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी। पहली बार ऐसा हुआ था, अभी वैसे भी अभी चल रहा है, तत्काल में कई बार देखा गया प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई है। तो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी और मौलिक अधिकारों के, ठीक है, हनन किया जा रहा था आम आदमी के, जनमानस को। तो आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये जो प्रभाव जो था, प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। प्रभाव एक होता है आपके पॉजिटिव और एक होता है आपके नेगेटिव। तो इसमें जो थे नेगेटिव इफेक्ट पड़े, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो लोगों के आने जाने, वह क्या है, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 21 तक की जो स्वतंत्रता है वो छीन ली जाती है। ये मौलिक अधिकार में है। राइट टू स्पीच,
ठीक है, भाषण की अभिव्यक्ति अथवा इधर उधर आने जाने का, राइट टू मूविंग का, ठीक है, ये अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये अधिकार छीन लिए गए तो यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा आक्रोश जताया कि हमारे जितने अधिकार है उसको निरस्त कर दिया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, साथ में क्या है कि प्रेस, यानी क्या है, भारत में जो चौथा स्तंभ होता है वो होता है मीडिया। मीडिया का जो है, मीडिया का, इसमें मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, समझे। जब मीडिया के ऊपर इन्होंने सेंसरशिप लगा दी, अब ये सेंसरशिप लगा देने के बाद मीडिया कुछ छाप नहीं सकता, जैसे चाइना के साथ है। वहां पे क्या है कि जो है सरकारी चैनल ही है चाइना का, ठीक है, जो कि उनके बारे में कुछ छाप नहीं सकता। ये सब स्थितियां हुई हैं। वो उस समय भारत में स्थिति थी कि भाई कोई भी मीडिया क्या है, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, और अगर बोलेगा तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, अथवा उसको कुछ एक्ट के जरिए उसको क्या किया जाएगा कि उसको एकदम समाप्त कर दिया जाएगा, या उसके ऊपर जो है मुकदमे चलाए जाएंगे। यही है होगा सिस्टम। इसमें क्या था, आपको बता देते थे, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो छीन ली गई, और सरकार कानून एवं व्यवस्था के नाम पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। यानी सरकार ने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया हमारा कुछ एक्ट है, ठीक है, उस एक्ट के जरिए हम किसी को भी यहां से गिरफ्तार करवा सकते हैं। अगर कोई भी हमारे खिलाफ नारेबाजी करेगा, या संगठन बनाएगा, या भाषण देगा, या कुछ भी हमारे बारे में, कुछ भी हमारे खिलाफ अगर बोलेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको तुरंत ही उठवा लेंगे, तुरंत ही उसको क्या है, पुलिस कस्टडी में ले लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे कि देश में अशांति फैलाने के लिए, ठीक है, देश में अराजकता फैलाने के लिए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आपातकाल का क्या अर्थ होता है, आपको बता देते हैं आपातकाल का क्या अर्थ होता है। आपातकाल का अर्थ संवैधानिक शासन को निलंबित करके देश का शासन एक दल व एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार चलाए, ठीक है, एक दल व एक व्यक्ति अपनी इच्छा से चलाए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, भारत में कभी भी मिलिट्री शासन नहीं लागू हुआ जब से भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद कभी मिलिट्री शासन लागू नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो दलीय व्यवस्था है, जो शासन करता है, रूलिंग पार्टी है, अगर उसका मैंडेट बहुत ज्यादा है तो वो क्या कर सकती है, राष्ट्रपति को बताती है कि भैया अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन पे क्या काम करता है, जो केंद्र सरकार है वही काम करती है। यहाँ पे क्या करती है, जो सेंट्रल बॉडी जो है वही काम करती है, सेंट्रल बॉडी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वही काम करता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं, शासन दल एक व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार चलाए जाए। और भारत में आपातकाल की घोषणा एक प्रभाव यह पड़ा है कि लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। लोगों के जितने भी मौलिक अधिकार थे उसको निलंबित किया गया था। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या सिस्टम था, ठीक है। इसमें क्या था, एक इनके कुछ अपने सिस्टम थे, कुछ अधिकार थे, उसको निलंबित कर दिया इन्होंने। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की वरिष्ठता की अनदेखी भी कर दी। इसमें मतलब क्या है, जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होनी थी, अपॉइंटमेंट होना था, जैसे न्यायाधीशों को जो हटाने का जो सिस्टम होता है वो इम्पीचमेंट होता है, और उनको जो मतलब जब उनको क्या है नियुक्त किया जाता है तो कॉलेजियम सिस्टम होता है, ठीक है। आपको बता देता हूं, न्यायाधीशों की नियुक्ति को कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है। तो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे वरिष्ठता की अनदेखी इन्होंने कर दी कि एक अगर सुपीरियर है तो उसको उसी के आधार पे उसको चुना जाना चाहिए, पर उन्होंने बोला कि हमारा व्यक्ति, हमारा जो खास है वही बैठेगा सीजीआई पद पे। किस पद पे, सीजेआई पद पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ ये मुकदमा मैं आपको बता देता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध नगर न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता की अनदेखी तथा उन न्यायाधीशों को पदोन्नत की जो सरकार के प्रति क्या थे, वफादार थे। उदाहरण के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री जे.एम. शैलट, ठीक है, आपको नाम याद करवा देता हूं, श्री जे.एम. शैलट। श्री जे.एम. शैलट जो थे वो एक जज थे, ठीक है, शैलट। और के.एस. हेगड़े तथा के.एस. हेगड़े, ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे थे ए.एन. ग्रोवर, ये तीसरे थे। ए.एन. ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके श्री ए.एन. राय को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
नियुक्त कर दिया। यानी जब A.N. राय को CJI नियुक्त कर दिया। और वैसे क्या है कि ये इन तीनों जजों से जो काम करने के जो तरीके से अथवा क्या है जो पद पे भी काफी छोटे थे, जब भी इनको नियुक्त कर दिया गया तो यहाँ पे क्या है, श्री A.N. राय को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कराया गया और तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया। ये पहली बार हुआ, ये तीनों ने अपने पद से रिजाइन लेटर जो लिख के सरकार को दे दिया कि भैया अब हमें आपके पास काम नहीं करना। राष्ट्रपति को लिख के दे दिया कि हमें आपके पास काम नहीं करना, हमें इस कॉलेजियम सिस्टम में काम नहीं करना, जिसमें क्या है कि वरिष्ठता की अनदेखी होके एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जाता है जो कि वरिष्ठ है ही नहीं, जिसको काम करने का अभी भी क्या है कि अभी भी उसको अनुभव लेना है, अभी भी उसको काम करने के लिए काफी समय लगाना है। पर हम लोग तो वरिष्ठ थे, हम लोगों को चूज नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सिस्टम था। यहाँ पे 1977 में पुनः श्री M.N. खन्ना का वरिष्ठता की अनदेखी करके श्री M.N. बेग को, ठीक है, श्री M.R. खन्ना को, यानी क्या फिर दोबारा ऐसा ही हुआ, M.R. खन्ना को चुन लिया गया, M.R. खन्ना को चुन लिया गया, खन्ना को चुन लिया गया। फिर उसके बाद वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए श्री M.H. बेग, फिर उसके बाद किसको चुना गया, M.H. बेग, यानी क्या सीनियर ये थे, उसकी जगह इसको चुन लिया गया, M.H. बेग को चुन लिया गया। तो यहाँ पे क्या है, श्री M.H. बेग को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। तो ये जो था, ये आपातकाल के समय हुई कुछ मुख्य घटना थी। ठीक है, कभी आपातकाल को हम बहुत ज्यादा ही डीपली अगर समझेंगे तो कुछ आर्टिकल, कुछ सेक्शनों के तहत समझेंगे। ये तो सिर्फ क्या था, कुछ बच्चों की डिमांड थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने उनको उनकी क्लास के अकॉर्डिंग इतना ही समझाया। अगर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि अगर इसको डीपली अगर समझना चाहते हैं या इसको और भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं इसको पूरे सेक्शन के तहत, तो मैं उसको फिर समझा सकता हूं। ठीक है, फिर दोबारा हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और देखिए यहाँ पे भी कदाचार और दुराचार हो रहा है, देश में भी कदाचार और दुराचार हो रहा है। ठीक है, आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर दोबारा मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।